आइए बच्चों, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे कि रानी 5,000 का सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, है ना। उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध से जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। उसकी शान शौकत के क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है। वो रानी कौन है? जिसका बावर्ची भी प्रथम महायुद्ध में लड़ चुका है। यानी एक तरह से ये प्रतिष्ठा बताने की बात हो रही है कि उसका बावर्ची भी, मतलब बावर्ची यानी खाना बनाने वाला, जो रसोइया है, वो रसोइया भी आम आदमी नहीं है, वो भी पहले महायुद्ध में लड़ा हुआ वीर सैनिक है। यानी उसकी शान शौकत तो बहुत ही अधिक है। और वही रानी कहाँ आ रही है? दिल्ली। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। इन वाक्यों को देखेंगे। सबसे पहले नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा। यहाँ पे क्या है? दिल्ली का मानवीकरण कर दिया गया है और उसे एक महिला की तरह दिखाया है। नई दिल्ली यानी एक तो लेडीज़ है और एक महिला की तरफ, खुद की तरफ उसने देखा और क्या कहा? वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कि वह रानी हमारे घर आ रही हैं, ये क्या है? ये खुदा की रहमत है। यानी खुदा ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम उस रानी को देखते हैं तो कभी अपने घर को देखते हैं। अपना घर यानी ये जो दिल्ली है, ये भारत है, हम इसको देखते हैं। क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं कि वो इतनी बड़ी हस्ती हमारे इस झोपड़पट्टी में आएंगी, यानी हमारे इस गरीब देश में आएंगी। तो ये क्या है? हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। यानी खुदा हम पर मेहरबान हुआ है कि इतनी बड़ी रानी हमारे इस गरीब देश में आ रही हैं। यानी हमें अपनी किस्मत पर नाज होना चाहिए। बच्चों, ये एक व्यंग्य है जो कमलेश्वर करते हैं कि यहाँ की जो सत्ताधारी प्रवृत्तियाँ हैं या यहाँ पर जो सरकारी तंत्र है, वो इसी तरह की उनकी मानसिकता उस समय पर चल रही थी कि महारानी का आना एक बहुत बड़ी हस्ती का भारत में आना था। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। यानी नई दिल्ली को रातों रात चमकाया जाने लगा कि कहीं वो आए तो हमारी दिल्ली इतनी गरीब, इतनी बेकार, इतनी गंदी ना नज़र आए। ये आपके साथ भी होता है, ये हमारे साथ भी होता है। जब घर में कोई बहुत बड़ा मेहमान आ रहा हो तो चाहे हमारे पास जो भी लिमिटेशन है, हम घर में क्या करते हैं, सब कुछ साफ़ सुथरा कर देते हैं और जो हमारी अच्छी चीज़ें नहीं हैं, जो अच्छी नहीं लगती देखने में, उसको ढक देते हैं। दिल्ली के साथ भी वैसा ही हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? आपको बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस हम जब कहानी को पढ़ रहे हैं तो जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को आने को के समय ध्यान दिया होगा, बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पर इमेजिनेशन कर सकते हैं। ट्रंप सबसे पहले गुजरात आए थे, गुजरात को बिल्कुल चमका दिया गया था, स्टेडियम को तैयार कर दिया गया था, जहाँ पर गंदगी या गरीबी या फिर झोपड़पट्टियाँ नज़र आ रही थी उसे ढक दिया गया था। तो इस तरह से अपनी कमियों को छुपा लिया जाता है और ये सब हम सब करते हैं, है ना। घर में कोई बाहर से मेहमान आ रहा हो तो हमारी जो भी कमियां हैं उसको हम छुपा लेते हैं, कपड़ा लगा के, कागज़ लगा के। अच्छी अगर टेबल ख़राब हो रखा है तो हम उसको कपड़ा लगा के ढक लेते हैं, है ना। ये सब आम तौर पर हम अपने घर में करते हैं। लेकिन घर और समाज में फ़र्क है, घर और देश में फ़र्क है। देश में जब कोई बाहर से कोई बहुत बड़ी सरकारी व्यक्ति आ रहा है तो हम किस तरह से उसकी चाटुकारिता में उसको लुभाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अब वही स्टार्ट होने वाला है। दिल्ली की काया पलट होने लगा और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा। ध्यान दीजिएगा, कोई किसी से कह नहीं रहा है, किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारत ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। कितना अच्छा मानवीकरण के कमलेश्वर यहाँ पर करते हैं। ध्यान दीजिए, करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी को नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब क्या है कि किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लोगों ने खुद ब खुद, सारे डिपार्टमेंट ने, सारी व्यवस्था ने खुद ब खुद अपने डिपार्टमेंट को चमकाना शुरू कर दिया। जैसे देखा पर सड़कें जवान हो गई। सड़कें जवान होने का क्या मतलब है?
इसका मानवीकरण किया है। कोई बूढ़ा सड़क बूढ़ा होता है क्या, उसे जवान कर दिया आपने? नहीं। क्या हो गई, जो सड़कें कभी जिसकी मरम्मत नहीं हुई, कभी उसकी तरफ देखा नहीं गया, उसमें जगह जगह गड्ढे थे, उन सबको भर दिया गया और उसे चमका दिया गया, है ना। जहाँ पे टूटा हुआ था वहाँ पे तारकोल बिछा के उसे चमका दिया गया, या फिर जहाँ पे गंदगी थी उस गंदगी को साफ करके उन्हें चमकाया गया। यानी बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। यानी जो सड़कों की व्यवस्था थी, जो अवस्था थी पहले, उन सबको मिटाकर उसे बिल्कुल चमका दिया गया। ठीक है। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। इसका क्या मतलब है? नाजनीन किसको कहते हैं? ये औरतों के लिए संबोधन होता है इसका। नाजनीन मतलब होता है जिसके कोमल अंग हो। नीचे आप देखेंगे लिखा होगा, ठीक है ना, कोमलांगी। इसका क्या मतलब है? जिनके अंग कोमल हो। और ये किसके लिए संबोधन होता है? औरतों के लिए। तो इमारतों ने, इमारत यानी जो उस समय की बिल्डिंग थी, उन्हें भी चमका दिया गया। ऐसे चमका दिया जैसे कि कोई औरत हो श्रृंगार करके बैठी हुई हो। इतनी अच्छी तरीके से उस समय इमारतों को चमका दिया गया। ठीक है। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। जो भी यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ के सरकारी तंत्र कर सकते थे, उन सब ने सब कुछ कर लिया। सब कुछ हो रहा था, सब कुछ बनाया जा सकता था, लेकिन एक मुश्किल बार बार आ रही थी। वो मुश्किल क्या थी? जॉर्ज पंचम की नाक। आखिर ये जॉर्ज पंचम की नाक है क्या? आगे आप इसी के बारे में पढ़ेंगे। जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति है जो इंडिया गेट के सामने उस समय लगी हुई थी। ठीक है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी जिसको लाट कहा जाता था, वो इंडिया गेट के सामने लगी थी। उसका नाक तोड़ दिया गया था। नाक कटने, नाक तोड़ने का क्या मतलब है? इज्जत से हाथ धो बैठना। नाक कटना या नाक कटाना का क्या अर्थ है? नाक कटने का अर्थ क्या होता है बच्चों? कि उसकी इज्जत चली गई। प्रतीक के रूप में, विरोध के रूप में उस समय की राजनीतिक पार्टियों ने उस जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को तोड़ दिया था। आगे हम यहीं पढ़ेंगे। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबार के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकतें दोनों तरफ थीं। ठीक है। इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है कि भारत में जो राजनीतिक पार्टियां थीं, जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया था, जो सरकार के विरुद्ध रहती थी, है ना, जो अंग्रेजों के विरुद्ध थी, उन राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किया था कि इस जॉर्ज पंचम की नाक को तो हम रहने नहीं देंगे। नाक कटने का मतलब कि उसकी इज्जत भी चली गई। तो राजनीतिक पार्टियों में बहसें होती हैं। कुछ इसके पक्ष में थे कि हाँ उसकी नाक काट देनी चाहिए, कुछ इस पक्ष में नहीं थे, नाक नहीं काटनी चाहिए। एक बहुत खास बात उन्होंने नीचे की लाइन में कही है, उसे ध्यान से पढ़िएगा कि कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, लेकिन ज़्यादातर लोग खामोश थे। लेकिन खामोश रहने वाले लोग कौन होते हैं? जिनको दोनों तरफ से फ़ायदा उठाना होता है, या फिर जिनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर यही चीज़ है, खामोश व्यक्ति ज़्यादा थे, वो इस दल में भी थे और उस दल में भी बराबर रूप से थे। यानी क्या हुआ, एक बात की जॉर्ज पंचम की नाक रहनी दी जाए या ना रहनी दी जाए, उस पर भी मतभेद था। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। सरकारी तंत्र को यह पता चल गया था कि कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ स्वतंत्रता सेनानी, कुछ क्रांतिकारी लोग जॉर्ज पंचम की नाक को तोड़ने वाले हैं। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। इतनी कड़ी और सुरक्षा लगा दी गई उस जॉर्ज पंचम की लाट की तरफ कि कोई उसका नाक ना तोड़ पाए। ये पहले की बात है, पहले की कहानी बता रही हूँ कि नाक कैसे जॉर्ज पंचम की तोड़ दी गई। ठीक है। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाक खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाक के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा।
यानी इन क्रांतिकारियों ने, इन राजनीतिक पार्टियों ने ठान लिया था कि जहाँ जहाँ पर इन अंग्रेजों की मूर्तियाँ लगी हुई है उन सब की नाक को तोड़ दिया जाए। तो कई जगह पर, ये बहुत जगह थी, जगह जगह ऐसी नाक खड़ी थी यानी प्रतिष्ठा थी, उन अंग्रेजों की मूर्तियाँ बनाई गई थी, तो जगह जगह पर थी और बहुत जगहों पर तो इसे तोड़कर ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर अभी भी गुरिल्ला युद्ध हो रहा है। गुरिल्ला युद्ध पता है ना आपको? छुपन छुपाई वाला युद्ध, यानी छुप छुप कर लड़ा जाता है, कोई सामने नहीं आता लेकिन छुप छुप के युद्ध किया जाता है, उसे गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। जैसे गोरिल्ला लड़ते हैं, गोरिल्ला पता है ना आपको, वो लड़ते हैं, वैसे युद्ध अभी भी हो रहे थे। उसमें से एक युद्ध था ये जॉर्ज पंचम की नाक वाला, कि इतनी तैयारी की गई, इतनी उसकी सुरक्षा दी गई, लेकिन फिर भी वो नाक नहीं बचा। उसी जमाने में ये हादसा हुआ, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। समझ में आया? यानी किसी ने उसको तोड़ दिया। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली। सारी सुरक्षा, सारी पहरेदारियाँ, सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी क्रांतिकारियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने जो उस समय सक्रिय थी, उन्होंने उस जॉर्ज पंचम की नाक को तोड़ दिया, काट दिया, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। बच्चों एक बात और ध्यान देंगे, इनके लिखने के तरीकों को देखिए कि वो किस तरह से लिखते हैं। लिखने में आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना? शब्द वही है, वाक्य वही है, लेकिन लिखा इस तरह से गया है कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये भी कह सकते थे कि उनकी नाक काट दी गई या तोड़ दी गई। क्या लिखा है? गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। चली गई, पैर था क्या उसका जो चली गई? नहीं, लिखने का तरीका यह है कि जिससे आपके अंदर इंटरेस्ट और रुचि बने रहे। व्यंग्य यही होता है ना? रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैरख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे, अगर यह नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। रानी आए और नाक ना हो। अब ये मीटिंग हो रही है कि हमारे देश में जब रानी आएगी तो उसके ही पति की इंडिया गेट पर मूर्ति लगी हुई है और उसमें उसकी नाक ना हो तो क्या होगा? सरगर्मी बढ़ी यानी टेंशन बढ़ गई। देश के खैर ख्वाहों यानी भलाई चाहने वालों के, तथाकथित रूप से भलाई चाहने वाले जो कि भलाई चाहते नहीं हैं, बस दिखाते हैं कि वो भलाई चाहने वाले हैं, उनकी मीटिंग बुलाई गई। यानी जो सरकारी तंत्र है उनकी मीटिंग बुलाई गई, मसला पेश किया गया और क्या किया जाए ये पूछा गया कि आखिर क्या किया जाए। इस मूर्ति की नाक तो है ही नहीं। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। इसका क्या मतलब है? अगर उस मूर्ति की नाक नहीं है तो हमारी भी इज्जत क्या है? मिट्टी में मिल जाएगी, हमारी भी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। जब रानी आएगी तो इस मूर्ति की नाक अगर वहाँ पर लगी हुई नहीं मिली। अब आगे की कहानी में आप ये पढ़ेंगे कि यह नाक लगाने के लिए कितनी मेहनत की गई और क्या क्या किया गया। ठीक है।